Hello everyone, it's Kirti Sharma from Raghuvansh Convent School. Today we are starting our class 7th chapter 3rd of unit 1st, the Delhi Sultanate. In our previous class we are studying about more important topics of this chapter. Now some main topics are also there. So today we are starting about this new topic, that is administration of the Sultanate. How can the Sultanate make his administration? रनिंग द दिल्ली सल्तनत वॉज नॉट एन ईजी जॉब। किसी भी सल्तनत या किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जिस तरीके से गवर्नमेंट को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, इसी तरीके से क्या होता था कि किसी भी सल्तनत को चलाने के लिए जो रूलर्स होते थे, जो सुल्तान होते थे, उनको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी। तो जैसे इसमें दिया है, सल्तनत वॉज नॉट एन ईजी जॉब एंड द सुल्तान फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स डिफीटिंग रूलर्स like many of the Rajput rulers often revolting against Turkish rulers। जैसे किसी सुल्तान को प्रॉब्लम्स फेस करनी थी तो उसमें फेस करनी पड़ती थी, उसमें मेन क्या थे, जैसे रूलर्स के थ्रू डिफीट कर दिया जाना। काफ़ी सारे राजपूत रूलर्स जो थे वो उनको डिफीट कर देते थे, और काफ़ी सारे जो तुर्किश थे उनसे वो रिवॉल्ट लेना चाहते थे तो उनसे लड़ाइयाँ करते थे। नॉवल्स कंस्क्योर्ड टू ओवरथ्रो सुल्तान एंड दे वर सेवरल मंगोल्स इन्वेंशन फॉर सेंट्रल एशिया। और काफ़ी सारे जो नॉवलर्स थे वो क्या करते थे, सुल्तान के लिए अपने जान दे देते थे। इसी तरीके से धीरे धीरे करके मंगोल्स भी हमारे सेंट्रल एशिया में आने लगे थे। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट सम ऑफ द मेजर दैट द सुल्तान टुक टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। लेकिन इन सब चीज़ों को भी नाप तोल कर काम करने के बावजूद सुल्तान क्या करते थे कि अपनी जो राज्य है, अपना जो गवर्नमेंट है, उसको स्ट्रांगली चलाते थे। अब आता है सिक्योरिटी ऑफ द थ्रोन, यानी वो अपने जो थ्रोन था, जो उनका राजपाट होता था, उसको कैसे संभालते थे। टू हेल्प हिज रिमेन इन पावर एंड टू कम ओवरकम हिज एनिमीज। वो क्या करते थे, अपनी पावर का यूज़ करके अपने एनिमीज को हराया करते थे। इल्तुमिश ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ 40 तुर्किश बंगदंत स्लेव ऑफिसर। जो इल्तुमिश थे उन्होंने क्या किया था, 40 तुर्किश जो उनके बंदागन्स थे, यानी जो उनके बंदी बनाए हुए लोग थे, उनको उन्होंने क्या स्लेव ऑफिसर्स बनाया था। इस ग्रुप को क्या बोला जाता था, बंदागन ए तुर्क चिल्हांगनी, यानी ये क्या बोला जाता था, इस ग्रुप का नाम रख दिया था। जो 40 स्लेव्स का जो ऑफिसर्स का ग्रुप था उसको बंदागना ए तुर्क चिल्हांगनी नाम दिया था। इसको शॉर्ट में चालीसा बोला जाता था। बाय द टाइम बलबन बिकेम सुल्तान द चिलांगना चिहालगानी हैज बिकेम वेरी पावरफुल एंड इट्स मेंबर हैज स्टार्ट हैचिंग कंस्पिरेसी अगेंस्ट द सुल्तान। और जब बलबन थे उस टाइम पे क्या हुआ कि जो चिल्हांगनीस थे, ये काफ़ी ज़्यादा, इसके जो मेंबर्स थे वो काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे, और वो क्या करते थे, हैचिंग, किसी को भी कैप्चर या हैचिंग करने का, खींचने का काम करते थे। सो बलबन प्लस द चिल्हांगनीस, और बलबन को लगा कि ये कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को ही डिफीट करके मेरे को हटा के खुद ही सुल्तान बन जाए इस सल्तनत के। तो उन्होंने क्या किया, जो चिल्हांगनीस थे उसको क्रश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। ही इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द कोर्ट, और उन्होंने क्या किया कि काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अपने कोर्ट में लागू कर दिया था। दिस इंक्लूड द पेरिशियन कस्टम ऑफ जमीन पोज दैट इज लेइंग फ्लैट ऑन वंस फेस बिफोर द सुल्तान टू शो रिस्पेक्ट। और उन्होंने क्या किया, जो पर्शियन कस्टम्स होती थी उनको फॉलो करते हुए, जो भी मतलब उनके जो सेवक वगैरह होते थे, या उनकी जो सभा प्रजा, उनके जो लोग होते थे, वो जब उनके उसमें कोर्ट में आते थे, वो लोग क्या करते थे, एज अ रिस्पेक्ट उन्हें दंडवत, जिसे हम दंडवत प्रणाम बोलते हैं, यानी पूरा लेट कर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते थे राजा के सामने या सुल्तान के सामने बैठकर। ये क्या, उनको रिस्पेक्ट शो करने का तरीका था उस टाइम पे। द सुल्तान यूजुअली मेंटेन अ नेटवर्क ऑफ बार्डीज जो कि स्पेसिस होते थे। द स्पीसीज कीप द सुल्तान इन्फॉर्मेशन अबाउट द, वो क्या करते थे कि कुछ लोगों को अपना गुप्तचर, जिसे बोलते, गुप्तचर बना के अपनी एम्पायर में भेजते थे, और उनसे सर्च करवाते थे कि हमारे जो एम्पायर है वो किस तरीके से चल रहा है, वहाँ पर लोगों को क्या परेशानी है, किस तरीके से हमारी जो सिक्योरिटीज़ है, वो ऑफिसर्स हैं, जो स्लेव ऑफिसर्स, वो काम कर रहे हैं। इकातस, इल्तुमिश ग्रैंड लैंड कॉल्ड इकातस, जो इल्तुमिश के द्वारा जो लैंड ग्रांट किया जाता था, यानी मेंबर्स, आर्मी मेंबर्स को दिया जाता था, उसको बोलते थे इकातस। इन रिटर्न द इकातस होल्डर कॉल्ड द इकातरा और मुक्ति। तो इसके बदले जब ये होल्डर, इकाता जो होल्डर्स थे, उनको ये लैंड एरिया दे दिया गया, तो उनको क्या बोला जाता था, इकादर्स और या फिर
मुकात्ती बोला जाता था, हैज़ टू गिव द सुल्तान मिलिट्री हेल्प इन टाइम्स ऑफ वॉर। और वो क्या करते थे कि इसके बदले में सुल्तान को मिलिट्री देते थे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री वो सोल्जर्स देते थे वॉर के टाइम पे। द मुक्ति वाज आंसरेबल टू द सुल्तान एंड हिज इक्ता वाज ट्रांसफरेबल। और इसके मुक्ति क्या करते थे कि सुल्तान को आंसर देने का काम करते थे, जो भी ट्रांसफरेबल्स होता था, यानी जो भी इधर से उधर जो चीज़ें होती थी उन सबका जो भी लेखा जोखा होता था वो इन्हीं लोगों के पास होता था। ही कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम हिज इक्ता टू मीट द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कॉस्ट ऑफ मेंटेन हिज ट्रूप एंड हॉर्सेस। तो जो सुल्तान होते थे, इल्तुतमिश थे, वो क्या करते थे कि जो आर्मी थी, यानी उन आर्मी से क्या करते थे, रेवेन्यू लेते थे उनसे, थोड़ा सा जो भी उनकी आय में से कुछ हिस्सा लेते थे। क्यों? ताकि वो जो इकातका की जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सही तरीके से रख सकें, और जो ट्रूप्स यानी जो इतने सारे लोग हैं उनका भी भरण पोषण कर सकें, और जो उनके हॉर्सेस वगैरह हैं उनको भी सही तरीके से मेंटेन करके रख सकें। द मुक्ति एंड हिज सोल्जर्स एंड अटेंडेंट कैंपेन एट द इक्ता हेडक्वार्टर विद देयर फैमिलीज। वो क्या करते थे कि वहाँ पर अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे हेडक्वार्टर्स में, सेफ्टी। और वहाँ पर जब भी उन्हें कोई ज़रूरत पड़ती थी तो जो उनका हेड होता था वो क्या करता था कि अपनी जो टाउन और अपने जो फोर्टिसेस होते थे उसको भेज देता था। तो इसी तरीके से उनके जो ट्रूप होता था वो क्या करता था, जो भी टेरिटरी को डिफीट करना होता था उस टेरिटरी को डिफीट कर देता था। फिर आता है हमारा रेवेन्यू यानी किस तरीके से जो उस टाइम सुल्तान थे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए अपनी जो मेन जनता होती थी, अपनी जो प्रजा होती थी, उससे कुछ रेवेन्यू के रूप में लेते थे। लैंड वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। खराज, लैंड रेवेन्यू, जिसे लैंड रेवेन्यू जो था उस टाइम पे क्या है, सोर्स ऑफ इनकम था, यानी रेवेन्यू लेने का भी सबसे इम्पोर्टेंट तरीका था, और सोर्स का भी इनकम का भी सबसे अच्छा तरीका वही था, जिसको खराज बोला जाता था। वॉज कलेक्टेड एट द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और ये खराज जो होता था वो कौन देता था, जो एग्रीकल्चर का मतलब जो खेत में काम करते थे उन लोगों से ये लिया जाता था। जो खेत में जो भी चीज़ निकलती थी, जैसे किसी के यहाँ गेहूँ हुए तो वो जो सुल्तान होता था उसको रेवेन्यू के रूप में गेहूँ देता था। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें दी जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी हैज लैंड रिसेसेबल, ही फिक्स द रेट ऑफ रेवेन्यू एट हाफ ऑफ द पीसेंट प्रोड्यूसिंग। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि एक रेट फिक्स कर दी रेवेन्यू की, कि जो उनके पीसेंट्स होते थे वो उसका हाफ देते थे। अलाउद्दीन पेड हिज सोल्जर फिक्स सैलरी इन कैश। और अलाउद्दीन जो थे वो अपने जो सोल्जर्स को जो सैलरी देते थे वो कैश में देते थे। दैट्स वाई सो इन मोस्ट प्लेस रेवेन्यू हैज़ बीन पेड इन द कैश एंड द पीसेंट हैज़ टू सेल देयर प्रोडक्शन टू बी एबल टू पे द रेवेन्यू। और जो पीसेंट्स होते थे वो क्या करते थे, इसके लिए जो रेवेन्यू पे करते थे वो किस में, कैश में पे करते थे। और ये रेवेन्यू जब वो जो भी चीज़ प्रोड्यूस इन द फील्ड, जो भी उनकी फील्ड में जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जाती थी उस प्रोड्यूस का वो हाफ हिस्सा अपने सुल्तान को दे देते। ग्रेन कलेक्टेड एज रेवेन्यू और स्टोरेज इन ग्रेनरी। काफ़ी सारे लोगों से ग्रेन भी रेवेन्यू में लिया जाता था, ताकि ग्रेनरी उसको इकट्ठा करके ग्रेनरी में रखा जा सके, ताकि जब भी कभी फ्लड या कोई भी ऐसी आपदा आए जिससे बचाने के लिए सारा अनाज रखा जाता था। यानी उस टाइम जब कोई भूकंप, बाढ़ या ऐसी कोई भी नेचुरल क्लैमिटी या नेचुरल डिजास्टर होता था तो उस टाइम पर ये जो ग्रेनरी में रखा हुआ होता था वो यूज़ किया जाता था। अब आता है मंगोल पॉलिसी, क्योंकि उसी बीच में क्या हुआ था, मंगोल भी आने लगे थे, तो मंगोल्स ने भी कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजीज पॉलिसी, मंगोल के लिए फर्स्ट पॉलिसी थी जो अलाउद्दीन खिलजी की थी। अलाउद्दीन बिल्ड न्यू फोर्ट्स एंड रिपेयर ओल्ड वंस अगेन द नॉर्थन वेस्टर्न फोर्टिनर्स। ही ऑल्सो बिल्ड अ ग्रेसनरी टाउन्स कॉल्ड शीरी। His able generals drove back the Mongol resident who resided India several times during his reign. अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सारे नए फोर्ट्स बनाए थे उनको, और जो पुराने थे उनको रिपेयर करवा के नॉर्थन वेस्टर्न साइड में फोर्टियन यानी अपने जो लोग थे उनको फोर्ट्स में शिफ्ट कर दिया था। और उसने काफ़ी बड़े बड़े टाउन्स भी बनाए थे, उन टाउन्स को वो शीरी बोला जाता था उस टाइम। और उनके जो मंगोल्स के जो जनरल्स थे वो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे वापस चले गए थे, इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक इंडिया में नहीं रहे थे। फिर थी द पॉलिसी ऑफ इल्तुतमिश एंड बलबन। अब इल्तुतमिश और बलबन ने क्या पॉलिसी बनाई थी मंगोल्स। इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू फेस द मंगोल्स मीनिंग्स। इल्तुतमिश जो थे वो लोग पहले सुल्तान थे जिन्होंने मंगोल्स को फेस किया था। ही सेव्ड इंडिया फ्रॉम द मंगोल्स इन्वेंटर बाय विशली रिफ्यूजिंग शेल्टर्स टू द रूलर्स ऑफ ईरान। मंगोल से बचा उन्होंने इंडिया को सेव किया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था
कि जो ईरान के जो रूलर्स थे उनको यहाँ पर शेल्टर यानी रहने के लिए जगह ही नहीं दी थी। हु हैज़ बीन आउटसाइडेड बाय द मंगोल शेफ चंगेज खान, और वो लोग कहाँ रहे थे, आउटसाइड में रहे, शेड बना के रहे थे चंगेज खान के साथ में। अब उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, अलाउद्दीन फिक्स्ड द प्राइस ऑफ एन ऑल एसेंशियल गुड्स सो दैट सोल्जर एंड अदर सैलरीज पीपल कुड अफोर्डेड टू बाय दिस गुड्स। अब उन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने सभी चीज़ यानी हर चीज़ की एक प्राइस फिक्स कर दी कि ये इस चीज़ का प्राइस रहेगा, ताकि उनके जो सोल्जर्स और अदर जो सैलरी पेड पर्सन थे वो लोग इजीली उस गुड को या उस चीज़ को बाय कर सकते थे। वेट्स एंड मेजर्स वर स्टैंडर्ड इन एंड चीटिंग वॉज सेवरली पनिश्ड। जो लोग वेट तौल भाव में कुछ गड़बड़ करते थे उन लोगों को परमानेंट पनिशमेंट भी दी जाती थी। These measures benefited the soldier as well as the generals people, और ये क्या था, एक बहुत बड़ा बेनिफिट था सोल्जर्स और जनरल्स के लिए। आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, अलाउद्दीन वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू मेंटेन अ वेल इक्विपाइड स्टैंडर्ड आर्मी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने अपनी आर्मी को वेल इक्विपाइड यानी बहुत अच्छी से जमा कर रखा हुआ था। ही पेड हिज सोल्जर इन कैश एंड गेव देयर इम्पोर्टेड हॉर्सेज ऑफ गुड ब्रीड्स। वो क्या करते थे कि अपने